बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। अच्छा जी बेटा जी, फंजाई की जो क्लासिफिकेशन है वो आज कंप्लीट होने जा रही है। आज आखिरी जो है आपके पास सेक्शन है इसका, जो कि ड्यूटेरियोमाइकोटा या जिसका दूसरा नाम है इम्परफेक्ट फंजाई। अच्छा, यहाँ अगर मैं आपको बताऊँ तो ड्यूटेरियोमाइकोटा लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो वर्ड है ना ड्यूटेरियो, इस वर्ड ड्यूटेरियो का मतलब होता है सेकेंडरी। इस वर्ड का मतलब होता है सेकेंडरी, ड्यूटेरियो सेकेंडरी। यानी जो आपने पहले फंजाई पढ़ी है, आपने ज़ाइगोमाइकोटा पढ़ा है, आपने एस्कोमाइकोटा पढ़ा है, आपने बसीडियोमाइकोटा पढ़ा है, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फंजाई है और वो प्राइमरी फंजाई है। तो ये जो है उसमें प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, क्योंकि जिस फंजाई में प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो फंजाई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फंजाई होती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है उसके पास। और इस ग्रुप को इसीलिए इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है, क्योंकि इसके पास प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। इसी वजह से इसको इम्परफेक्ट, और उन तीनों के पास है तो वो परफेक्ट हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फंजाई हैं, वो प्राइमरी फंजाई हैं। और ये ड्यूटेरियोमाइकोटा, ड्यूटेरियो मीन ये सेकेंडरी फंजाई है, कोटा मीन कि ये आखिरी हमारे पास क्लासिफिकेशन है, इसको हम सेकेंडरी फंजाई कहते हैं। ये बात याद रखनी है। जो पहली ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा है वो प्राइमरी फंजाई हैं। तो ड्यूटेरियो का मतलब है सेकेंडरी, ये सेकेंडरी फंजाई, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये इम्परफेक्ट फंजाई है। और उन तीनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की परफेक्ट फंजाई है। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि ये हेट्रोजीनियस ग्रुप है। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मीन के इंक्लूड ऑल सच फंजाई इन विच सेक्सुअल फेज हैज़ नॉट बीन ऑब्जर्व्ड। तो इसलिए ये हेट्रोजीनियस है, क्योंकि इस ग्रुप में हमने रखा है उस फंजाई को जो है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिलेटेड विद अदर ग्रुप्स, अब इसके जो मेंबर हैं ये दूसरे ग्रुप से भी मिलते हैं। मोस्ट ऑफ देम कह रहा है कि आर रिलेटेड विद सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव एस्कोमाइकोटा। अब इसके जो ग्रुप हैं वो एस्कोमाइकोटा से भी मिलते हैं। सम ऑफ रिलेटेड, अब कुछ ऐसे हैं जो जाइगोमाइकोटा और बसीडियोमाइकोटा से भी मिलते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये बिल्कुल 100% उससे मिलते हैं, नहीं। थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ होती हैं। जो कह रहा है कि एस्कोमाइकोटा से भी मिलती हैं, बसीडियोमाइकोटा से भी मिलती हैं, ज़ाइगोमाइकोटा से भी मिलती हैं। इट्स डजेंट मीन कि 100% बिल्कुल वैसी हैं। अगर 100% वैसी होती तो हम इसको एस्कोमाइकोटा में रख देते, ज़ाइगोमाइकोटा में रख देते। सिर्फ थोड़े थोड़े फीचर्स उनके उनके साथ मिलते हैं। तो इसी वजह से हमने इनको क्या किया कि ये ना तो एस्कोमाइकोटा में आ रही थी, ना ज़ाइगोमाइकोटा में आ रही थी, ना बसीडियोमाइकोटा में आ रही थी। हमने इनको निकाल के एक अलग ही जगह पे रख दिया, तीसरे ग्रुप में, आखिरी चौथे ग्रुप में, जिसका नाम है ड्यूटेरियोमाइकोटा। तो उसके बाद ये भी एक जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं उनका एक रूल है। जो पहले इन्वेस्टिगेशन होती हैं, ये पुराने वक्तों में था कि जो पहले इन्वेस्टिगेशन होती थी वो इतनी अच्छी नहीं होती थी। बाद में जैसे जैसे टेक्निक बेहतर होती गई, हमारे पास ज़्यादा टेक्निक एंड टूल्स आते गए, तो बाद में हम मॉडिफिकेशन की हमने चीज़ों में। यहाँ भी उसने आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है, इफ़ सेक्सुअल स्ट्रक्चर आर फाउंड, कह रहा है कि अगर इनमें सेक्सुअल स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाए, इट इज़ रीअसाइंड, इनको हम दोबारा रीअसाइंड कर सकते हैं। अभी इनको असाइंड किया है ना, यानी अलग ग्रुप में, ड्यूटेरियोमाइकोटा में। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें मौजूद हो, यानी बाद में फिर लेटर रिसर्च होती है, डिस्कवरीज होती हैं, अगर इनमें सेक्सुअल स्ट्रक्चर अगर पाया जाता है, इट इज़ रीअसाइंड, तो हम इसको रीअसाइंड कर सकते हैं टू अप्रोप्रिएट फाइलम, इसकी मुतवाज़न जगह पे। ठीक हो गया। ये चांदे की ज़रूरी बातें थी इससे पहले। अब बात करते हैं इसकी बेस ऑफ क्लासिफिकेशन पे, यानी इसको हम किस तरह क्लासीफाई करते हैं। हमने पीछे तो पढ़ा कि यानी उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी तो हम उसको उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उनका स्पोर्स बनने का मैकेनिज़्म या गमीट्स बनने का मैकेनिज़्म, उस बना पे हम उसको क्लासीफाई करते थे। लेकिन यहाँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं, हम इसको किस बना पे क्लासीफाई कर सकते हैं। बियोलॉजिस्ट नाउ क्लासीफाई मोस्ट ऑफ द इम्परफेक्ट फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए सीक्वेंस। तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी बना पे हम इनको क्लासीफाई करेंगे, वो है डीएनए सीक्वेंस। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये बात याद रखनी है कि इम्परफेक्ट फंजाई को हम किस बेस पे क्लासीफाई करते हैं, डीएनए सीक्वेंस की बेस पे। थ्रू सेक्सुअल स्ट्रक्चर में नॉट बी फाउंड, क्योंकि सेक्सुअल स्ट्रक्चर तो है नहीं इसमें, तो इस वजह से यहाँ डीएनए सीक्वेंस जो है वो माना जाता है। डीएनए सीक्वेंस क्या है
ये सेकंड ईयर की का पूरा एक चैप्टर है, वहाँ जाके हम इसको मज़ीद डिटेल से देखेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इसमें जो है वो डीएनए के जो सीक्वेंस होते हैं टू इंडिविजुअल्स के, उनको ऑब्ज़र्व किया जाता है, उनको देखा जाता है, ऑब्जर्वेशन की जाती है कि यानी सिमिलरिटीज़ फाइंड की जाती है। ये एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए, ये दूसरे का डीएनए, इसके भी सीक्वेंस देखे जाते हैं, इसके भी सीक्वेंस देखे जाते हैं। फिर देखा जाता है इसके सीक्वेंस में कितनी सिमिलरिटीज़ हैं, इसके सीक्वेंस में कितनी सिमिलरिटीज़ हैं। तो सिमिलरिटीज़ की बना पे हम क्लासीफाई करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब ज़रा बात करते हैं यानी इसमें रिप्रोडक्शन की इम्परफेक्ट फंजाई में। इम्परफेक्ट फंजाई जो है इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, तो इसमें रिप्रोडक्शन होती है पैरासेक्सुअलिटी के थ्रू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अगर इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फंजाई में से सबसे इम्पोर्टेंट अगर क्वेश्चन मैं आज निकाल के एट द टॉप ऑफ लिस्ट रखूँ तो ये होगा पैरासेक्सुअलिटी। ठीक है। अच्छा, पैरासेक्सुअलिटी है क्या? पैरासेक्सुअलिटी आप इस तरह कह सकते हैं कि फंजाई के पास जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है, लेकिन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने की तरह का एक तरीकाकार है जिसको हम पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। तो ये पैरासेक्सुअलिटी जो है ये इम्परफेक्ट फंजाई के अंदर इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे, लेकिन ये एग्जैक्टली काम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही तरह करती है। तो इसके अंदर जो है डिस्पाइट एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है इसमें ना होने के बावजूद, कह रहा है कि इम्परफेक्ट फंजाई शो स्पेशल काइंड ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन। कह रहा है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं भी है, लेकिन फिर भी ये जो ग्रुप है ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन को रखने की सलाहियत रखता है। इसमें जेनेटिक रिकम्बिनेंट बनते हैं। किस तरह बनते हैं? ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है इसके पास, क्योंकि हम देखो कि इसने सर्वाइव तो करना है ना, तो नेचर के अंदर सर्वाइव वही ऑर्गेनिज्म करते हैं जो कि जिनके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है, और जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है नहीं, लिहाजा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह का एक मैकेनिज़्म है जिसको हम पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। अब पैरासेक्सुअलिटी का मैकेनिज़्म क्या है? यानी ये एक हाइफी, ठीक है। तो अब ये एक हाइफी के अंदर आप दो तरह के न्यूक्लियस देख रहे हो। अब ये एक न्यूक्लियस इसका अपना है और जो दूसरा न्यूक्लियस है माइट पॉसिबल के ये हाइफी जो है किसी के साथ जाके फ्यूज़ हुआ हो, वहाँ प्लाज्मोगैमी हुई है और प्लाज्मोगैमी से न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो गए हों। एक बात याद रखनी है कि पैरासेक्सुअलिटी के अंदर बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि ये सारी स्टेजेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ना हो। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ प्लाज्मोगैमी भी हो सकती है, यहाँ कैरियोगैमी भी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे ना मियोसिस होगी, ना यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे, ना यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये दो तरह के न्यूक्लियस सेम हाइफी में मौजूद हैं। अब इस न्यूक्लियस के जो क्रोमोसोम्स हैं अपना थोड़ा सा पोर्शन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। अगली डायग्राम में देखें ज़रा कि न्यूक्लियस थोड़े थोड़े न्यूक्लियस आपस में मर्ज हो गए, न्यूक्लियस ने अपने सेगमेंट्स को, अपने पोर्शन को आपस में मिला लिया है। अब ये वाला जब रिप्रोडक्शन करेगा, एक तो इसके अपने पहले से ऑलरेडी मौजूद इसके पास जीन्स थे, तो दूसरे हो सकता है जिस हाइफी के साथ ये जाके फ्यूज हुआ, जिसके साथ इसने प्लाज्मोगैमी की है, वो भी इसके साथ आ गया। अब जब नेक्स्ट जनरेशन चलेगी उसमें ये रिकम्बिनेंट जीन्स जाएगी, यानी ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ गई। तो ये एग्जैक्ट लाइक कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने प्रॉपर देखा था कि वहाँ पहले प्लाज्मोगैमी होती है, फिर कैरियोगैमी होती है, कैरियोगैमी के बाद जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको हम कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद प्रॉपर मियोसिस हो जाती है। मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता था। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं बन रहा, सिर्फ सिंपल प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और न्यूक्लियस के थोड़े से पोर्शन आपस में मिल गए। ना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है, ना स्पोर्स बनते हैं, कुछ भी नहीं बनता इधर। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह काम करती है, लेकिन एग्जैक्ट है नहीं। तो यहाँ भी वो कह रहा है कि इम्परफेक्ट फंजाई शो स्पेशल काइंड ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन। तो इम्परफेक्ट फंजाई जो है वो स्पेशल तरीके की जेनेटिक रिकम्बिनेशन को शो करती है। क्या कॉल्ड एज पैरासेक्सुअलिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, पैरासेक्सुअलिटी। इसका मैकेनिज्म क्या है? इन दिस प्रोसेस
पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ टू न्यूक्लाई इन सेम हाइफी। आप देख रहे हैं कि सेम हाइफी में ही क्रोमोसोम ऑफ टू न्यूक्लाई के दो तरह के जो क्रोमोसोम्स हैं इन सेम हाइफी और एक्सचेंज, वो आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इसकी एग्जांपल है आपके सामने पेंसिलियम, ब्लू ग्रीन मोल्ड भी कहा जाता है इसको। उसके बाद एस्पराजिलस है, ब्राउन मोल्ड भी कहा जाता है इसको। हेलमेंथोरियम है, उसके बाद अल्टरनेरिया है, फ्यूसिरम है। तो ये सारी इसकी एग्जांपल है। अगर पैरासेक्सुअलिटी के बारे में आपसे पूछा जाता है तो ये इतना पोर्शन आपने लिख के बताना है। ये अक्सर आ जाता है पेपर में, पैरासेक्सुअलिटी। तो यहाँ जो है सिर्फ एक एग्जांपल उसने आगे इसकी बताई है पेंसिलियम की। पेंसिलियम की यानी पैरासेक्सुअलिटी में इम्परफेक्ट फंजाई की एक ही एग्जांपल जो है वो उसने दी है पेंसिलियम। बाकी भी इसके एग्जांपल है लेकिन बाकी को नहीं डिस्कस किया उसने। अगर पेंसिलियम को देखें तो उसके बारे में सबसे पहले हैबिटेट के बारे में बात कर रहा है। हैबिटेट जो है कह रहा है कि पेंसिलियम स्पीशीज़ आर वाइड स्प्रेड सेप्रोफिटिक फंजाई। ये सेप्रोफिटिक फंजाई है, कॉमन ऑन डिकेइंग फ्रूट एंड ब्रेड। तो फ्रूट और ब्रेड के ऊपर ये अटैक करती है और उसको जो है वो ख़राब कर देती है, उससे फिर न्यूट्रिएंट्स लेती है। ये तो हो गया इसका हैबिटेट। अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इम्परफेक्ट फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है ही, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही पैरासेक्सुअलिटी है। एक तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुतबादले इसमें क्या है, पैरासेक्सुअलिटी है। तो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो पेंसिलियम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय मीन्स ऑफ नेकेड स्पोर। नेकेड स्पोर हमने किसको कहा था, कोनेडिया को, कॉल्ड एज कोनेडिया। कोनेडिया आर बोर्न इन चेन ऑन टिप ऑफ स्पेशल हाइफी कॉल्ड कोनेडियोफोर। ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ के गए हैं कोनेडियोफोर क्या है। यहाँ भी बना हुआ है ये चेन लाइक जो है, छोटे छोटे स्पोर्स बने हैं। और ब्रांच्ड ब्रश लाइक अरेंजमेंट ऑफ कोनेडिया इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेंसिलियम। तो ये बात याद रखनी है कि ब्रश लाइक अरेंजमेंट किसकी पहचान है, ये पेंसिलियम की पहचान है। ये याद रखना है आपने, ये पूछा जाएगा कहीं ना कहीं आपसे। कोनेडिया, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोनेडिया गिव कलर टू माइसिलियल कॉलोनी। तो जब ये कॉलोनी बनाते हैं ना, कॉलोनी फॉर्मेशन, तो कोनेडिया जो होते हैं समटाइम ब्लू कलर दे देते हैं इनकी कॉलोनी को। ये आपकी बुक में लिखा नहीं होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ब्लू कलर ये याद रखना है। ब्लू कलर किस तरह मिलता है, ये लेट मी शो। अच्छा जी, यहाँ अगर आप देखें तो ऑरेंज है, माल्टे के ऊपर जो है ये आपको एक तरह की जो मोल्ड है वो नज़र आ रही है माल्टे के ऊपर। तो ये वहाँ पे क्या कहते हैं इसको, कोनेडिया की कॉलोनी बनी हुई है और इस कॉलोनी का कलर जो है वो आया हुआ है ऊपर। तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन की भी बात है। आप अगर ब्रेड के ऊपर देखें, ब्रेड जो काफ़ी दिनों से मॉइस्ट जगह पे पड़ी है उसके ऊपर भी फफूंदी आ जाती है, उसका भी कलर इसी तरह का होता है। और अगर आप गले सड़े फ्रूट्स देखें तो उसके ऊपर भी इसी तरह का होता है। तो सबसे आखिर पे कह रहा है कि जो कोनेडिया होते हैं वो ईजिली डिस्पर्स्ड बाय विंड, तो हवा के साथ ये जो है इधर उधर मुंतकिल हो जाते हैं। ये स्ट्रक्चर है इसका पेंसिलियम का। तो जी बेटा जी, ये आज का आपका टॉपिक था, इंटरेस्टिंग था और दूसरे ग्रुप से थोड़ा सा हटके था। बाकी तो ऑलमोस्ट सारी इसमें पुरानी बातें हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं, लेकिन ये यहाँ पे आपने एक नई चीज़ सीखी है, पैरासेक्सुअलिटी, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त किस्म की एक टर्म थी और इसको बहुत ही अच्छे से आपने याद कर लेना है। तो क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, एक आध लेक्चर रह गया और इंशाल्लाह टेस्ट भी लेंगे आपसे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।